पर्पल सेक्ट के इनर सेक्शन में एक विशाल ओब्लिक कटे हुए प्लेटफॉर्म पर लिंग पवेलियन खड़ा था। यह पवेलियन कुल 9 थे। दूर से देखने पर उनमें से हर एक से प्रबल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैल रही थी, जो लहरों की तरह बाहर निकल रही थी। यह पवेलियन सैफायर टाइल स्टोन से बना था, पुरानी सी आभा देता हुआ, मानो दसियों हजार सालों का समय सह चुका हो। इसके ऊपर कुछ नीले पत्थर धूसर हो चुके थे। चारों ओर हरे भरे बेलनुमा पौधे फैले हुए थे, जिन पर समय समय पर बैंगनी फूल खिलते, जिनकी मॉन्स्टर सी सुगंध हवा में घुल जाती। पवेलियन के नीचे एक विशाल फॉर्मेशन था, जिसने पूरे प्लेटफॉर्म को घेर रखा था। दूर से देखने पर यह यिन और यांग की तरह इंटरलॉक होकर केओस जैसा दृश्य उत्पन्न कर रहा था। फॉर्मेशन के भीतर 3 शक्तिशाली ओरा घूम रहे थे, जो लगभग फॉर्मेशन तोड़ देने की क्षमता रखते थे। ये ओरा 3 डाओइस्ट प्रीस्ट से दिखने वाले लंबे सफेद क्रेन्स के रूप में बदलकर फॉर्मेशन में घूमते रहते, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे कभी टकराते नहीं थे। लिंगे पवेलियन के बाहर एक मिडिल एज्ड मैन क्रॉस लेगेड बैठा था। उसने काले वस्त्र पहने थे। उसका चेहरा गोरा और शांत, भौहें तलवार जैसी तीखी और ठोड़ी पर 3 पतली दाढ़ी की लटें थीं। उसका कल्टीवेशन बेस पूरी तरह छुपा हुआ था। केवल उससे उच्च कल्टीवेशन वाला ही उसकी गहराई जान सकता था। वह अत्यंत शांत प्रतीत हो रहा था, मानो संसार की कोई भी वस्तु उसके मन को विचलित न कर सके। उसका ध्यान पूरी तरह उसकी गोद में रखी वस्तु पर केंद्रित था। उसके घुटनों पर एक 7 की लंबी स्वॉर्ड रखी थी। यह तलवार गहरे हरे रंग की थी और हल्की रोशनी फैला रही थी। सूर्य की किरणें उस पर पड़ते ही चारों ओर कई फीट तक हरे रंग की आभा फैल गई। वैंग लिन पवेलियन से कुछ दूरी पर खड़ा था और शांत दृष्टि से मेडिटेशन में बैठे उस मिडिल एज्ड मैन को देख रहा था। वह मन ही मन बोला, यह व्यक्ति सोल फॉर्मेशन लेट स्टेज ग्रैंड परफेक्शन का कल्टीवेटर है, लेकिन इसके भीतर छुपा स्वॉर्ड इंटेंट असाधारण रूप से गहरा है। उस मिडिल एज्ड मैन ने उसी समय आंखें खोली और वांग लिन को देखा। वह चौंक गया, तुरंत खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक बोला, डिसाइपल ज़ांग शांगफन 7वें मास्टर एंसेस्टर को प्रणाम करता है। उसकी हरी तलवार तुरंत हरियाली की चमक में बदलकर उसके शरीर में विलीन हो गई। वांग लिन की दृष्टि ज़ांग शांगफन के माथे पर ठहरी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हारी फ्लाइंग स्वॉर्ड मुझे जरा देखने के लिए उधार दो। ज़ांग शांगफन ने हल्का झुककर उत्तर दिया, डिसाइपल की फ्लाइंग स्वॉर्ड साधारण है, पहाड़ के नीचे बाजार से मिली थी, कोई विशेष वस्तु नहीं। यदि 7वें मास्टर एंसेस्टर देखना चाहते हैं तो अवश्य। उसने अपनी उंगली माथे पर रखी और हल्की आवाज में मंत्र बोला। तुरंत ही उसके माथे से हरी चमक निकली और 7 ची लंबी तलवार प्रकट होकर तलवार सी गूंज उत्पन्न करने लगी। वैंग लिन ने हाथ बढ़ाकर तलवार को शून्य से पकड़ लिया और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगा। जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, वैंग लिन ने महसूस किया कि स्वॉर्ड इंटेंट का स्रोत ज़ैंग ज़ियांग फैन नहीं, बल्कि यही तलवार है। उसने तलवार को हल्के से छुआ और उसी क्षण उसका मन कांप उठा। यह स्वॉर्ड इंटेंट उसे बेहद परिचित लगा। वह मन ही मन बुदबुदाया, ज़ोई। दरअसल यह स्वॉर्ड इंटेंट ज़ोई का था, वही ज़ोई जिसने अतीत में स्वॉर्ड वेनरेट लिंग तियनहाउ का पीछा किया था और 100 वर्षों में गायब हो गया था। वैंग लिन ने स्वॉर्ड इंटेंट को पहचान लिया क्योंकि उसके पास ज़ोई की असेंडेंट डोमेन पगोडा थी, जिससे वह वर्षों से उस ऑरा से परिचित था। उसने हाथ घुमाकर तलवार से स्वॉर्ड इंटेंट को अलग किया। हरी चमक तलवार से निकलकर असंख्य तारे से बिंदुओं में बदल गई और वैंग लिन के सामने तैरने लगी। वैंग लिन ने उन्हें हाथ में पकड़ लिया, फिर ज़ैंग शांगफैन की ओर देखकर बोला, इस तलवार पर मेरे पुराने मित्र का स्वॉर्ड इंटेंट है। इसे मैं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं होगा। ये जेड स्लिप लो। इसमें 18 रिस्ट्रिक्शंस दर्ज है। इन्हें किसी भी हाई ग्रेड से नीचे की फ्लाइंग स्वॉर्ड पर अंकित करोगे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। उसने स्टोरेज बैग से जेड स्लिप निकालकर ज़ैंग शांगफैन को दे दिया और हरी तलवार वापस कर दी। ज़ैंग शांगफैन ने जेड स्लिप को डिवाइन सेंस से जांचा और तुरंत चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास था।
ये 18 रिस्ट्रिक्शंस अटैक आधारित थे और सबसे बड़ी बात, वे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो सकते थे, जो अत्यंत दुर्लभ था। उसने तुरंत झुककर कहा, सातवें मास्टर एंसेस्टर का अत्यंत आभार। उसका मन भीतर से उत्तेजित था। यदि ये रिस्ट्रिक्शंस वह अपनी तलवार पर अंकित कर लेता तो सोल फॉर्मेशन लेट स्टेज के कल्टीवेटर्स में भी उसे कोई डर नहीं रहेगा। वांग लिन ने सीधा कहा, मैं यहां इमॉर्टल जेड लेने आया हूं। ज़ांग श्यांगपन ने तुरंत झुककर कहा, सातवें मास्टर एंसेस्टर को हर महीने 100 इमॉर्टल जेड का कोटा है। कृपया कमांड टोकन दें, मैं टेलीपोर्टेशन खोलता हूं। वांग लिन ने कमांड टोकन हवा में फेंका। ज़ांग श्यांगपन ने फॉर्मेशन एक्टिवेट किया और जल्द ही कमांड टोकन से प्रबल बैंगनी रोशनी फैल गई। फॉर्मेशन ने मिलकर एक विशाल लाइट गेट बना दिया। ज़ांग श्यांगपन ने कहा, सातवें मास्टर एंसेस्टर, कृपया कमांड टोकन लेकर प्रवेश करें। वांग लिन सीधे लाइट गेट में चला गया। तुरंत ही उसके चारों ओर दृश्य बदल गया। वह अब एक इमॉर्टल रेल्म से स्थान पर था। हर जगह फूलों की सुगंध, झरलों की ध्वनि, आकाश में इंद्रधनुषी बादल और इमॉर्टल क्रेन्स उड़ रहे थे। अचानक इंद्रधनुषी बादलों से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी शक्ल स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उससे अत्यंत प्रबल इमॉर्टल स्ट्रेंथ फैल रही थी। उसकी गूंजती आवाज आई, कमांड टोकन। वांग लिन ने कमांड टोकन उसकी ओर फेंक दिया। वह तुरंत चमक उठा और उस विशाल आकृति में विलीन हो गया। आवाज फिर गूंजी, पर्पल डिपार्टमेंट ब्रांच का 7वां डिसाइपल, 113 वर्षों से इमॉर्टल जेड नहीं लिया। क्या तुम एक ही बार में सब लेना चाहते हो? वांग लिन चौंक गया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, सब निकालो। वांग लिन सीधे लाइट गेट में चला गया। तुरंत ही उसके चारों ओर दृश्य बदल गया। वह अब एक इमॉर्टल रेल्म से स्थान पर था। हर जगह फूलों की सुगंध, झरलों की ध्वनि, आकाश में इंद्रधनुषी बादल और इमॉर्टल क्रेन्स उड़ रहे थे। अचानक इंद्रधनुषी बादलों से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी शक्ल स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उससे अत्यंत प्रबल इमॉर्टल स्ट्रेंथ फैल रही थी। उसकी गूंजती आवाज आई, कमांड टोकन। वांग लिन ने कमांड टोकन उसकी ओर फेंक दिया। वह तुरंत चमक उठा और उस विशाल आकृति में विलीन हो गया। आवाज फिर गूंजी, पर्पल डिपार्टमेंट ब्रांच का 7वां डिसाइपल, 113 वर्षों से इमॉर्टल जेड नहीं लिया। क्या तुम एक ही बार में सब लेना चाहते हो? वांग लिन चौंक गया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, सब निकालो। कुल 100 2600। तुरंत ही विशाल मात्रा में इमॉर्टल जेड आकाश से बरसने लगा और पल भर में वांग लिन के चारों ओर 10 ज़ैंग ऊंचाई तक ढेर लग गया। वांग लिन अवाक देखता रह गया। इतना अधिक? उसने तुरंत स्टोरेज बैग खोलकर सारी इमॉर्टल जेड समेट ली। उसका मन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। यदि कोई डिसाइपल दसियों हजार वर्षों तक निष्क्रिय रहा हो, तो उसकी इमॉर्टल जेड की संख्या तो और भी अकल्पनीय होगी। यह सेक्ट इमॉर्टल जेड को इतनी अधिक मात्रा में कैसे इकट्ठा करता है? वह मन ही मन सोचते हुए गहरी सांस भरने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कमांड टोकन पकड़ा। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसका शरीर एक अदृश्य शक्ति से पीछे की ओर खींच गया और वह फॉर्मेशन से बाहर निकल आया। लिंगे प्रोडक्ट के बाहर वांग लिन की सिलुएट 7th लेवल वॉइड से प्रकट हुई। उसका शरीर बस एक आभास जैसा दिखा और फिर तुरंत ही रेनबो में बदलकर दूर उड़ गया। वांग लिन की स्पीड बेहद तेज थी। वह पर्पल लिन पवेलियन की ओर बढ़ रहा था। इस समय उसके पास इमॉर्टल जेड पर्याप्त है। वांग लिन ने निश्चय किया कि वह रिट्रीट में जाकर कल्टिवेशन करेगा और 3 महीनों में इन इमॉर्टल जेड को पूरी तरह एब्सॉर्ब करके अपनी कल्टिवेशन बेस को सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज तक पहुंचा लेगा, ताकि तियान यून 7 सन्स का खिताब हासिल करने की प्रतिस्पर्धा कर सके। उसकी गति इतनी अधिक थी कि बिजली जैसी गड़गड़ाहट की आवाज लगातार फैल रही थी। पर्पल जोंगशान की शांति में यह आवाज चुपती हुई लग रही थी। उसी समय जब वांग लिन उड़ते हुए एक स्थान से गुजरा, तो एक सुंदर बैम्बू पोर्च में 3 बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। ये तीनों पर्पल सेक्ट के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर थे। उनमें से एक ने उस दिशा में देखा जहां वांग लिन गायब हुआ था। हल्की हुंकार भरते हुए नाराजगी से बोला,
ये वांग लिन सचमुच किसी को आंखों में नहीं गिनता। पर्पल सेक्ट की जमीन पर भी इतनी तेज उड़ान भरता है। उसके पास बैठे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, वह बिगिनिंग सर एंसेस्टर का डिसाइपल है। जब तक उसने सेक्ट से विश्वासघात न किया हो, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, हालांकि उसकी कल्टीवेशन बेस ऊंची नहीं है, परंतु उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस अत्यंत समृद्ध है। मैं और तुम जैसे लोग भी मिलकर शायद केवल बराबरी कर पाए। तीसरे बुजुर्ग के हाथ में वायलेट जेड का प्याला था। उसने धीरे से घूंट लिया और गहरी आवाज में बोला, यह मामला हमारे हाथ से बाहर है। बिगिनिंग सर एंसेस्टर के डिसाइपल आपस में भीषण संघर्ष करते हैं। हम 3 लोग हजारों साल से तियान यून सेक्ट में हैं, फिर भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। तीनों कुछ देर मौन हो गए। वांग लिन उड़ता हुआ जल्द ही पर्पल लिन पवेलियन लौटा। उसका शरीर बिजली की तरह जमीन पर गिरा। जैसे ही वह उतरा, उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत दूर देखा, तभी एक लंबा रेनबो थ्रेड आकाश से प्रकट हुआ और सीधे उसकी ओर आया। रेनबो के डिसिपेट होते ही एक महिला की सिलुएट प्रकट हुई। सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज की कल्टिवेटर, वही 4th सीनियर सिस्टर। उसी समय वांग लिन के बाईं ओर रिपल लहराया और जाओ शिंग शा बाहर आया, शांत भाव से। दाईं ओर पर्पल डिपार्टमेंट का दूसरा डिसाइपल, एक मिडिल एज्ड मैन, अंधेरे चेहरे के साथ प्रकट हुआ। वांग लिन का भाव सामान्य था। उसने हल्की आवाज में तीनों की ओर देखते हुए कहा, फेलो डाओइस्ट, छिपे क्यों हो, बाहर आओ। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, वॉइड में हंसी गूंजी। आकाश से एक नीली सिलुएट प्रकट हुई। यह एक युवा था। उम्र लगभग 30 वर्ष दिखती थी, लेकिन कल्टीवेशन की वजह से वास्तविक आयु पता लगाना असंभव था। उसने नीला वस्त्र पहना था और उसके सीने पर 3 ब्लू ड्रैगन कढ़ाई किए गए थे। वे ड्रैगन जीवंत लग रहे थे, मानो सचमुच जीवित हों, और उनकी आभा आत्मा को भयभीत कर रही थी। वह मुस्कुराकर बोला, तियान यून सेक्ट, ब्लू सेक्ट ब्रांच का तीसरा डिसाइपल मा रूफेंग, कहकर उसने वांग लिन की ओर नजर डाली। वांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज, 4th सीनियर सिस्टर से भी अधिक शक्तिशाली, शायद लेट स्टेज ग्रैंड परफेक्शन कल्टिवेटर। मा रूफेंग ने कहा, वांग लिन जूनियर ब्रदर, भले ही हम अलग डिपार्टमेंट से हैं, पर तुम्हारे नाम के बारे में बहुत सुना है। आज मैं तुम्हें एक सीनियर ब्रदर से मिलवाने आया हूं। सीनियर ब्रदर वांग, बाहर आइए। स्नॉट, एक ठंडी आवाज वॉइड से आई। वांग लिन ने पीछे मुड़कर देखा। दर्जनों जांग दूर एक व्यक्ति अज्यूर वस्त्र पहने खड़ा था। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने वांग लिन की ओर एक बार देखा और फिर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में यह भाव था कि वांग लिन उसके ध्यान योग्य ही नहीं है। वांग लिन का चेहरा कठोर हो गया। हालांकि उसने एसिडेंट स्तर नहीं पाया, पर आधा कदम उस ओर रख चुका है। आज 5 लोग इकट्ठे हुए थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, वांग लिन। उसने स्टोरेज बैग पर हाथ रखा। इसी समय 4th सीनियर सिस्टर ने असहायता से धीरे कहा, 7th चाइल्ड, मैं तुमसे अनुरोध करती हूं, कृपया मुझे अनुमति दो। उसने हैंड सील्स बनाते हुए मंत्र पढ़ा। तुरंत उसके शरीर से चांदी जैसी रोशनी फैली और चारों ओर 10 मील क्षेत्र को ढक लिया। फॉरबिडन टेक्निक टेलीपोर्टेशन, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल चांदी की रोशनी में से वह और वांग लिन दोनों गायब हो गए। तियान यून सेक्ट से सैकड़ों हजारों मील दूर एक विशाल स्टोन फॉरेस्ट था। अनगिनत विशाल चट्टानें खड़ी थीं, मानो आकाश को फेंकती हुई तलवारें। यह क्षेत्र उदास और घातक था। आकाश में अचानक चांदी की रोशनी प्रकट हुई और 10 मील का क्षेत्र चमक उठा। दूर बैठे कल्टीवेटर्स ने यह दृश्य देखा और डर कर दूर हट गए। चांदी की रोशनी के भीतर 2 छायाएं उभरीं, एक पुरुष और एक महिला। महिला 4th सीनियर सिस्टर बेहद सुंदर दिख रही थी, मानो फेरी मेडन। पुरुष वांग लिन ऊंचा और सीधा खड़ा था, दोनों आंखों में ठंडी चमक के साथ। वांग लिन बोला, 4th सीनियर सिस्टर की टेलीपोर्टेशन मिस्टिकल एबिलिटी सचमुच नेत्र खोलने वाली है। असल में जब उसने ये तकनीक इस्तेमाल की, तब वांग लिन ने महसूस किया कि चारों ओर का स्पेस भारी हो गया है। असल में जब उसने यह तकनीक इस्तेमाल की, तब वांग लिन ने महसूस किया कि चारों ओर का स्पेस भारी हो गया है और वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। इसके अलावा पर्पल लिन पवेलियन के बाहर जाओ शिंग शा, 2nd सीनियर ब्रदर,
और ब्लू ब्रांच के दोनों कल्टिवेटर्स ने अपनी मर्डरस इंटेंशन से उसे बांध रखा था। फोर्थ सीनियर सिस्टर ने गंभीरता से कहा, सेवेंथ चाइल्ड, यदि तुमने मेरी मिस्टिकल एबिलिटी मान ली तो 3 साल तक यहां शांत रहकर बंद कल्टिवेशन करो। 3 साल बाद मैं स्वयं तुम्हें मुक्त करूंगी। वांग लिन ने चारों ओर देखा। हर जगह विशाल चट्टानों पर फॉर्मेशन की नक्काशियां थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, इतनी तुच्छ फॉर्मेशन? सीनियर सिस्टर सोचती है कि मुझे बांध सकती है। उसने सफेद रोशनी से एक लाइट सोर्ड बनाया और उसे चट्टान पर छोड़ा, लेकिन 100 जांग से आगे वह तलवार कमजोर होकर क्रिस्टल जैसी रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। वांग लिन ने भौहें सिकोड़ी। फोर्थ सीनियर सिस्टर ने आ भरते हुए कहा, जूनियर ब्रदर, यह फर्स्ट सीनियर ब्रदर की अरेंजमेंट है। जब तक पूर्ण विश्वास न हो वह तुम्हें यूं नहीं बांधते। यह कहकर वह सिल्वर लाइट में बदलकर उड़ गई और दूर जाते हुए बोली, फर्स्ट सीनियर ब्रदर का उपकार मैंने चुका दिया। अब से हमारा कोई संबंध नहीं। वांग लिन की आंखों में ठंडी चमक भर गई। उसने स्टोरेज बैग से इमोर्टल सोर्ड निकाला और आकाश को काटने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर बैरियर ने उसे रोक लिया। कई प्रयासों के बाद भी बैरियर टूटा नहीं। शू लिगुओ की आवाज स्वॉर्ड से आई, मास्टर, यह नहीं टूटेगा। सिकल भी लगभग टूटने वाला है। वांग लिन ने तलवार वापस बुला ली और मन ही मन बोला, इस जगह 3 साल तक कैद रखकर तियान यून 7 सन्स की प्रतिस्पर्धा के बाद मुक्त करना चाहते हैं। मैं उनके इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। चूंकि यह जगह वीरान है, मैं यही कल्टीवेशन करूंगा और जल्द से जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज तक पहुंचकर इस जगह को तोड़ दूंगा और सीधे तियान यून सेक्ट जाऊंगा। यह सोचकर वांग लिन स्टोन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से की ओर चला गया। स्टोन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में जमीन से सीधे ऊपर उठते हुए नुकीले कांटे जैसे पत्थर खड़े थे। वहां वांग लिन की परछाई बिजली जैसी तेजी से चमकी और दूर निकल गई। कई बार कोशिश करने के बाद वांग लिन ने इस स्टोन फॉरेस्ट की सीमा खोज निकाली। यह सीमा वही इलाका था जहां सिल्वर लाइट बैरियर फैली हुई थी। इस दायरे में वांग लिन बाहर भाग नहीं सकता था। वह एक स्टैलेग्माइट के ऊपर साधारण तरीके से पद्मासन में बैठ गया। दाहिने हाथ से उसने स्टोरेज बैग पर थपकी मारी और तुरंत ही भारी मात्रा में इमोर्टल जेड निकल आई। वे सफेद चमक में बदल गईं और चारों ओर हवा में घूमने लगीं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वांग लिन उनके बीच केंद्र में बैठा हो। बेहद ध्यान खींचने वाला दृश्य। वांग लिन की नजर मशाल जैसी थी। दोनों हाथों से उसने हैंड सील्स बनाए और सामने की खाली जगह की ओर इशारा किया। तुरंत ही चारों ओर घूमती इमोर्टल जेड उसकी उंगली के सामने स्वतः गिरने लगी। जैसे ही उसकी उंगली इमोर्टल जेड से टकराई, वे काका की आवाज करती हुई टूटने लगी। उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। सफेद रंग धुंधला होकर राख सा हो गया और आखिर में वे बारीक चूर्ण में बदल गईं। वे जमीन तक पहुंचने से पहले ही आसपास घूमती इमोर्टल जेड की हवा से उड़कर चारों ओर बिखर गईं। हर इमोर्टल जेड टूटकर नष्ट हो रही थी। इस समय वांग लिन की तर्जनी उंगली रात के आसमान में जलते दीपक जैसी चमक रही थी और इमोर्टल जेड पतंगे की तरह उसकी ओर खींचकर खुद को नष्ट कर रही थी। एक के बाद एक, फिर 2, 3, 4 भारी मात्रा में इमोर्टल जेड वांग लिन द्वारा एब्जॉर्ब की गई इमोर्टल स्ट्रेंथ में बदलती गईं और चूर्ण हो गईं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। वांग लिन की हरकतें नहीं बदलीं। उसकी तर्जनी उंगली निरंतर इमोर्टल स्ट्रेंथ खींच रही थी, उसे शरीर में मिला रही थी और शरीर की इमोर्टल स्ट्रेंथ से मिलाकर नीचे कंजीलमेंट कर रही थी। समय का एहसास खोकर वांग लिन पूरी तरह साधना में डूबा रहा। धीरे धीरे उसके पीछे एक सुनहरी लाइट रिंग प्रकट हुई जो कोमल रोशनी बिखेर रही थी, लेकिन उसके भीतर इमोर्टल स्ट्रेंथ का प्रभाव हावी और अत्यंत शक्तिशाली था। यह रिंग तब बनती है जब शरीर के भीतर की इमोर्टल स्ट्रेंथ संतृप्ति पर पहुंच जाती है। यह शरीर में समाहित होकर साधक को मजबूत आधार देती है, मानो उसकी शक्ति को सहारा मिला हो। वांग लिन बिना रुके साधना करता रहा। उसके चारों ओर घूमती इमोर्टल जेड अब बहुत कम रह गई थी। उसकी डिवाइन सेंस स्टोरेज बैग तक गई और वहां से और भी भारी मात्रा में इमोर्टल जेड बाहर आकर उसके चारों ओर घूमने लगी। इस समय वांग लिन की आंखें गहरी हो गईं, मानो धुंध से ढकी हो। उसने थोड़ी देर झिझकने के बाद जबरदस्त खींच लिया। इस खिंचाव से
चारों ओर की इमॉर्टल जेड परत दर परत ढहने लगी। यह ढहाव बहुत तेजी से फैला और पलक झपकते ही अंदर से बाहर की ओर फैल गया। जेड टूटकर अपार इमॉर्टल स्ट्रेंथ छोड़ रही थी। यह सारी शक्ति पागलों की तरह वांग लिंग की ओर उमड़कर उसके शरीर में समा गई। जैसे ही इमॉर्टल स्ट्रेंथ भीतर गई, वांग लिंग की आंखें चमक उठी और वह पूरी तरह साधना में मग्न हो गया। 3 महीने बीत गए। पूरे प्लैनेट टियानयून पर उस युग का सबसे बड़ा आयोजन आया, ऑल सीयर का 10,000 साल में एक बार आने वाला जन्मदिन। ऑल सीयर हर 10,000 साल में एक बार जन्मदिन मनाता है। आज तक कम ही लोग जानते हैं कि उसने कुल कितनी बार जन्मदिन मनाया है, लेकिन हर बार जब यह अवसर आता है, पूरा प्लैनेट टियानयून मानो पर्व जैसा सज जाता है। कल्टिवेशन अलायंस तक एमिसरी भेजती है जो ऑल सीयर को शुभकामनाएं और भेंट पहुंचाते हैं। यह सम्मान यहां तक कि 7th लेवल कल्टिवेशन प्लैनेट भी हासिल नहीं कर सकते। केवल ऑल सीयर ही इतना ऊंचा दर्जा रखता है। 1 महीने पहले पूरे प्लैनेट टियानयून के चारों ओर फैली पर्पल फॉग ग्रेट फॉर्मेशन हटा दी गई थी। पर्पल फॉग की पट्टी दूर तक फैल गई और टियानयून सेक्ट के डिसाइपल्स बाहर भेजे गए ताकि आने वाले मेहमानों का स्वागत कर सके। बाहरी लोगों के अलावा प्लैनेट टियानयून के स्थानीय कल्टिवेटर्स भी बड़ी संख्या में आए और टियानयून सेक्ट पहुंचकर उपहार चढ़ाने लगे। प्लैनेट टियानयून के बाहर 5 छोटे सितारों से भी भारी संख्या में कल्टिवेटर्स मुख्य ग्रह पर पहुंचे और ऑल सीयर को जन्मदिन की बधाई देने आए। यहां तक कि छोटे कल्टिवेशन प्लैनेट्स पर राज करने वाले पुराने दैत्य भी स्वयं प्लैनेट टियानयून में प्रवेश करने लगे। पूरे प्लैनेट टियानयून पर हर सेक्ट और हर कल्टिवेटर इस आयोजन के बारे में जानता था। टियानयून सेक्ट ने 7 विशाल आवास तैयार किए जहां नए मेहमान ठहर सके। ऑल सीयर के 7 डिसाइपल्स हर समय व्यस्त थे। अन्य बड़े सेक्ट्स के कल्टिवेटर्स भी आपस में बातचीत, आदान प्रदान और मेल जोल करने लगे। यह पर्व इतना भव्य था कि यहां आने वाला कोई भी साधारण या कमजोर नहीं हो सकता था। इस दिन पर्पल फॉग बैंड की रक्षा की जिम्मेदारी पर्पल डिपार्टमेंट के फर्स्ट सीनियर ब्रदर जाओ सिंह शाह पर थी। वह बैंगनी चोगा पहने हुए था जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसकी कमर पर वॉर्म जेड स्पिरिट लटक रही थी और पीठ पर एक एंशिएंट स्वॉर्ड टंगी थी। उसका चेहरा विद्वान सा लग रहा था और स्वभाव शांत, जिससे देखने वालों को अच्छा प्रभाव पड़ता था। वह पर्पल फॉग के भीतर खड़ा होकर प्लैनेट टियानयून की ओर देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, टीचर का जन्मदिन पर्व पहली बार देख रहा हूं। उस समय बहुत से नए मित्र बनेंगे, खासकर क्लाउड सेक्ट का एंसेस्ट्रल हेयर लॉर्ड। उसकी कल्टिवेशन बेस कमजोर नहीं है और उसका स्वभाव भी मेरे जैसा है। अफसोस 7वां जूनियर ब्रदर इसे नहीं देख पाएगा। 7वें बच्चे तुम मेरे शत्रु थे, लेकिन तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था कि टियानयून 7 सन्स का खिताब मुझसे छीनो। जब टीचर का जन्मदिन पर्व होगा तब पर्पल डिपार्टमेंट की ओर से टियानयून 7 सन्स में मेरा नाम अंकित होगा। दूसरा डिसाइपल पीछे हट गया है, तीसरे को मैं महत्व नहीं देता। यू लाओ सी से अगर मुकाबला हुआ तो मैं संभाल लूंगा। 5वें डिसाइपल को टीचर ने दंड देकर 100 वर्षों के लिए कारावास भेज दिया है। 6ठा डिसाइपल बाहर गया था। उसका जीवन और मृत्यु अज्ञात है। शायद लौटे, शायद न लौटे। ऐसे में ये उपाधि मेरी है। जाओ सिंह शाह की आंखों में अजीब चमक आई और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। अचानक चारों ओर की पर्पल फॉग हिलने लगी। जाओ सिंह शाह ने तुरंत चेहरा शांत किया और दूर देखा। वहां से एक विशाल गोल्डन वॉर चैरियट धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा था। यह इतना बड़ा था कि 1000 जांग ऊंचा लगता था। उसके नीचे 4 भयंकर डीमन बीस्ट थे जो उसे खींच रहे थे। जैसे ही वे निकट आए, जबरदस्त गर्जन की आवाज गूंज उठी। इस वॉर चैरियट पर 10 लोग खड़े थे, सभी सिल्वर लॉन्ग गाउन्स पहने हुए, ठंडी नजरें और गंभीर चेहरे लिए। वे अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर चारों ओर नजर रखे हुए थे। बीच में एक विशाल कुर्सी पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसका शरीर गोल सा और बड़ा था, लेकिन उसकी त्वचा पारदर्शी क्रिस्टल जैसी चमक रही थी, जिससे देखने वाला चकाचौंध हो जाए। जाओ सिंह शाह ने उसे देखते ही पहचान लिया और तुरंत आगे बढ़कर झुककर बोला, युवा पीढ़ी का सदस्य
टियान युन सेक्ट पर्पल डिपार्टमेंट का जाओ जिंगशा जिनमो सीनियर को प्रणाम करता है। गोल्डन वॉर चैरियट 100 जंग दूर रुक गया। भयंकर दबाव जाओ जिंगशा पर आ पड़ा। विशेषकर चारों डीमन बीस्ट उसकी ओर घूरते हुए गुर्राने लगे और मुंह से लाट टपकने लगी। वॉर चैरियट पर खड़े 10 सिल्वर रोब पहने लोग चुपचाप जाओ जिंगशा की ओर ठंडी नजरों से देखते रहे। जाओ जिंगशा के माथे पर पसीना छलक आया। वह जानता था कि जिनमो की स्थिति और स्वभाव बेहद खतरनाक है। जिनमो प्लैनेट टियान्युन के बाहर एक छोटे सितारे का अकेला शासक था। उसने अपनी शक्ति से उसे कब्जे में कर रखा था। उसका स्वभाव अत्यंत उग्र था। जो भी उसे नाराज करता उसकी पागलपन भरी प्रतिशोधी प्रवृत्ति का शिकार हो जाता। वह बेहद शक्तिशाली था और सुना जाता था कि उसका कल्टिवेशन बेस फॉल्स और ट्रूथ टू इंटेंट से भी ऊपर लगभग दंत कठाओं जैसा स्तर पा चुका था। वॉर चैरियट पर लेटा हुआ जिनमो भौं सिकोड़कर बोला, बच्चे क्या देख रहा है, रास्ता नहीं दिखाएगा? जाओ जिंगशा ने गहरी सांस ली, चेहरा फिर से शांत किया और झुककर बोला, सीनियर कृपया पधारिए। उसने हाथ हिलाया और पर्पल फॉग तुरंत बीच से हट गई। एक लंबा मार्ग प्रकट हो गया। जाओ जिंगशा के नेतृत्व में वह विशाल गोल्डन वॉर चैरियट प्लैनेट टियान्युन की ओर उड़ गया। ऐसे दृश्य लगभग हर दिन प्लैनेट टियान्युन पर हो रहे थे। हर कल्टीवेशन प्लैनेट से बड़े कल्टीवेटर्स आ रहे थे। पूरा टियान्युन सेक्ट चर्चा और चहल पहल से भर गया था। हर जगह आपसी मुकाबले और विचारों का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन सब मर्यादा में रहा। टियान्युन सेक्ट के 7 स्थानों के आसपास हजारों मील तक नए नए पवेलियन बना दिए गए थे, जो कुछ ही महीनों में जादुई शक्तियों से तैयार किए गए थे। यही जगह सभी मेहमानों के ठहरने के लिए थी। आकाश से देखने पर प्लैनेट टियान्युन के बीचों बीच मुख्य माउंटेन पर टियान्युन सेक्ट का मुख्य द्वार था। उसके चारों ओर 7 सितारे थे जो 7 रंगों की रोशनी बिखेर रहे थे। यही 7 सितारे टियान्युन सेक्ट 7 कहलाते थे। चारों ओर घने पवेलियन फैले हुए थे, जिन्हें दूर से देखने पर एक विशाल सीमा जैसा लगता था। हर 10,000 साल में ऑल सीयर का जन्मदिन ऐसा होता था कि आने वाले मेहमानों की संख्या की कल्पना करना भी कठिन था। लेकिन आखिरकार मुख्य पर्वत में प्रवेश केवल 100 लोगों से भी कम को मिलता था। कभी कभी तो सिर्फ दर्जनों को ही अनुमति दी जाती थी। जैसे जैसे लोग आते गए, ऑल सीयर का जन्मदिन नजदीक आता गया। उस दिन आसमान में एक भी बादल नहीं था। समुद्र की लहरें उठ रही थी। मंद बयार फूलों और पौधों की खुशबू फैला रही थी। टियान्युन सेक्ट में 8 जन्मदिन भोज की व्यवस्था की गई थी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी, इन 7 रंगों के अनुसार अलग अलग भोज। इन 7 भोजों के अलावा टियान्युन सेक्ट के मुख्य स्थान पर वास्तविक जन्मदिन भोज था, जहां सीधे ऑल सीयर को शुभकामनाएं दी जाती थी। वहां बैठने का अवसर पाना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। कम से कम जिनमो जैसे व्यक्ति को भी वहां बैठने का अवसर नहीं मिल सकता था। उसकी स्थिति के हिसाब से वह केवल स्कारलेट सेक्ट के भोज में शामिल हो सकता था। टियान्युन सेक्ट के भीतर और बाहर लाखों डिसाइपल्स हैं। स्टोन फॉरेस्ट के बीचों बीच एक ऊंचे स्टैलेग्माइट पर एक लंबा आदमी पद्मासन लगाकर बैठा है। उसका पूरा शरीर गहरी ऑरा से ढका हुआ है। दूर से देखने पर चारों ओर शांति ही शांति दिखाई देती है। अचानक उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से निकलती रोशनी चांद जैसी चमकीली थी। उसी क्षण आकाश का रंग बदल गया। अनगिनत बादल चारों ओर पागलों की तरह फैल गए और फिर अचानक आसमान साफ हो गया। उसने दोनों हाथ उठाकर चारों ओर की हवा पर दबाव डाला। उसके शरीर से फैली ऑरा एक उग्र भेड़िए की तरह बादलों को मथने लगी और पूरे क्षेत्र में फैल गई। काका की आवाज गूंजने लगी। स्टोन फॉरेस्ट के भीतर से लेकर बाहर तक जगह जगह दरारें पड़ गई। आवाज और बड़ी होती गई और अंततः गड़गड़ाहट के बीच पूरा स्टोन फॉरेस्ट ढा गया। हवा में धूल और चूना फैल गया। केवल वही स्टैलेग्माइट खड़ा रहा जिस पर वह आदमी बैठा था। उसकी आंखों से तेज चमक उठी। उसने मुंह खोला और गहरी सांस खींची। 10 मील के दायरे में फैली ऑरा फनल जैसी आकृति बनाकर उसके मुंह में समा गई। ऐसा लग रहा था मानो क्लाउड ड्रैगन धुंध को निगल रहा हो या समुद्र को पी रहा हो।
अंतिम ऑरा भी समा जाने के बाद वह आदमी अचानक सिर उठाकर गरजा। उसकी आवाज आसमान जमीन हिला देने वाली थी। वह स्टैलेग्माइट से खड़ा हुआ। उसका शरीर बड़ा नहीं था, परंतु चांदनी में वह ऐसा लग रहा था मानो आकाश और धरती को सहारा दे रहा हो। देखने वाला उसे जीवन भर भूल नहीं सकता। पर्पल सेक्ट, आई केम, उसने धीरे से कहा। वह था वांग लिन। वांग लिन का चेहरा शांत था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक स्टैलेग्माइट के ऊपर से गायब हो गया। अगली बार प्रकट हुआ तो सीधा 100 जांग लगभग 333 मीटर ऊपर हवा में था। चारों ओर फैली सिल्वर स्क्रीन से भारी प्रतिरोध पैदा हो गया। 3 महीने पहले जिस जगह वह रुका था अब वहीं से फिर उठ रहा था। इस बार उसका भाव सामान्य था और उसकी गति मीटियर्स जैसी तेज थी। उसने बादलों को चीर डाला। सिल्वर स्क्रीन का प्रतिरोध कई गुना बढ़ गया, पर वांग लिन अडिग रहा। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो एक चांदी का पहाड़ खड़ा हो और वांग लिन उसकी चोटी पर खड़ा हो। उसने दाहिने हाथ का अंगूठा उठाया। तुरंत ही चमकती रोशनी अंगूठे पर संकेंद्रित हो गई और पूरा आकाश उसी रोशनी से ढक गया। उसने अंगूठा 3 कंस लगभग 2.4 सेंटीमीटर ऊपर सिल्वर स्क्रीन पर दबाया। क्रैक की आवाज गूंजी और सिल्वर स्क्रीन टूटने जैसा लगा, लेकिन तुरंत ही वह फिर से पहले जैसा हो गया। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गई। उसने लोनली एक्सटर्मिनेशन फिंगर दोबारा इस्तेमाल किया। इस बार सिल्वर स्क्रीन पर जोरदार गड़गड़ाहट के साथ दरारें फैल गई, लेकिन उसी क्षण सिल्वर स्क्रीन की लहरें फैल गई और सभी दरारें गायब हो गईं। वांग लिन ने हल्की गुर्राहट की, दाहिने हाथ की तर्जनी उठाई और आंखों में अजीब सा तेज चमका। डेविल फिंगर, उसने धीरे से कहा। अचानक चारों ओर से धुंधली रोशनी उमड़कर उसकी तर्जनी पर संकेंद्रित होने लगी। उसके शरीर की इमोर्टल स्ट्रेंथ रोलिंग क्लाउड्स जैसी उसकी उंगली में उमड़ आई। सितू ने कहा था कि कल्टीवेशन बेस जितना ऊंचा होगा, डेविल फिंगर की शक्ति उतनी ही भयानक होगी। अब वांग लिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज पर था और इस शक्ति की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। उसकी उंगली से पर्पल स्पार्क निकलने लगा। पर्पल डेविल जीव आगलों की तरह फैल गया और 10 मील तक का क्षेत्र ढक लिया। वांग लिन का शरीर मानो राक्षसी आभा से भर गया हो। उसकी उंगली पर पर्पल फ्लेम और तेज हो गया। उसने तर्जनी से सिल्वर स्क्रीन को भेदा। पर्पल फ्लेम तुरंत स्क्रीन पर फैलकर उसे आग की तरह जलाने लगा। 3 ब्रेथ्स के भीतर स्क्रीन जलकर 10 मील के घेरे में पर्पल निशान छोड़ गई। वांग लिन की आंखें ठंडी थी। उसे तुरंत टियान्यून सेक्ट वापस जाना था, लेकिन प्लैनेट टियान्यून उसके लिए अजनबी था। उसे दिशा नहीं पता थी। उसने स्टोरेज बैग से सोल बैनर निकाला। उसमें से ओरिजिन सोल बाहर आया। काओ यीदो, वांग लिन ने पुकारा। काओ यीदो की आंखें चमक उठी। उसने चारों ओर देखा और बोला, ये तो प्लैनेट टियान्यून है। दरअसल वांग लिन ने पहले ही काओ यीदो को अपनी मदद के लिए बांध रखा था, ताकि वह प्लैनेट टियान्यून में उसका मार्गदर्शन करे। वांग लिन ने पूछा, काओ यीदो, टियान्यून सेक्ट का रास्ता पता है? काओ यीदो ने पश्चिम की ओर इशारा किया और कहा, यहां से पश्चिम में लगभग 3000 की दूरी पर टियान्यून सेक्ट का माउंटेन गेट है। वांग लिन ने दिशा देखी, काओ यीदो को वापस समेटा और बिजली की तरह उस दिशा में उड़ चला। उसकी गति रेनबो जैसी तेज थी। टियान्यून सेक्ट में इस समय उत्सव का माहौल था। 7 पर्वतों पर भोज हो रहा था। यह ऑल सीयर के 10,000वें जन्मदिन का उत्सव था और 7 दिन बाद नाओ का प्रवचन होना था। पर्पल डिपार्टमेंट ब्रांच के डिसाइपल्स वहां जश्न मना रहे थे। जाओ सिंह शाह और प्लैनेट टियान्यून के बड़े एल्डर भी वहां उपस्थित थे। पर्पल जोंगशान के शिखर पर सफेद बादलों का विशाल क्षेत्र जादुई शक्ति से संघनित किया गया था, जो धरती जितना ठोस था। उन बादलों पर अनगिनत मंडप बने थे, जहां पर्पल सेक्ट के डिसाइपल्स और अन्य सेक्ट्स के लोग दावत का आनंद ले रहे थे। बैंक्वेट में पर्पल डिपार्टमेंट ब्रांच के फर्स्ट सीनियर ब्रदर जाओ सिंह शाह सबसे प्रमुख स्थान पर बैठे थे। उनके दाएं क्रम से सेकंड सीनियर ब्रदर, थर्ड सीनियर ब्रदर बाई वे और फोर्थ सीनियर सिस्टर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज बैठी थी। फिफ्थ बंदी गृह में था, सिक्स्थ बाहर गया था और सेवेंथ वांग लिन अनुपस्थित था, इसलिए 3 स्थान खाली थे। जाओ सिंह शाह के बाएं 6 अन्य सेक्ट्स के ग्रेट एल्डर्स बैठे थे, जिनका कल्टीवेशन बेस असेंडेंट इनिशियल स्टेज से लेकर असेंडेंट लेट स्टेज तक था, लेकिन उनकी सेक्ट्स छोटी थी,
इसलिए वे केवल यहाँ सहायक स्थान पर बैठे। जाओ शिंगशा ने उठकर कहा, आज हमारे टीचर के 10,000वें जन्मदिन का 7वां दिन है। कल टीचर डाओ का प्रवचन देंगे। इन दिनों अगर पर्पल सेक्ट में कोई असुविधा हो तो कृपया क्षमा करें। उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन 100 मील तक सब सुन सकते थे। सभी ने अपने वाइन ग्लास उठाकर आदर प्रकट किया। तभी अचानक क्षितिज से एक पर्पल रेनबो आकाश को चीरता हुआ सीधे बैंक्वेट की ओर आया। ईस्ट वायलेट की ने आकाश को तुरंत ही बैंगनी रंग में रंग दिया। इस बैंगनी चमक के बीच गूंजती हुई आवाजें आसमान जमीन को हिला देने लगी। पर्पल सेक्ट की चोटी के ऊपर सैकड़ों मील फैले बादलों के बीच प्लैनेट तियानयून के हर सेक्ट के कल्टीवेटर्स ने इस असाधारण घटना को महसूस किया। सबने अपने वाइन ग्लास नीचे रख दिए और पूर्व दिशा की ओर देखने लगे। वो न सिर्फ बंधनों से मुक्त हो गया है, बल्कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज भी पहुंच गया है। जाओ सिंह शाह का चेहरा तुरंत बेहद कठिनाई भरा हो गया। उसके हाथ में वाइन ग्लास चकनाचूर होकर उड़ती राख में बदल गया। सिर्फ वही नहीं, उसके बगल में बैठे पर्पल डिपार्टमेंट के सेकंड चाइल्ड के चेहरे पर भी गहरा शौक नजर आया। उसकी नजरें उदासीन और ठंडी थी। वो अचानक खड़ा हुआ, उसके पैरों के नीचे जमीन कांपी और उसका पूरा शरीर बैंगनी चमक में घिरकर बिजली की तरह पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। की आंखों में अजीब चमक उभरी। उसने वाइन ग्लास उठाया, धीरे से पिया और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही वांग लिन की 4th सीनियर सिस्टर बेहद आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसने जरा सा भी हिलने डुलने की जरूरत नहीं समझी। पर्पल डिपार्टमेंट का सेकंड चाइल्ड, वो मध्यम आयु का आदमी, बिजली जैसी तेजी से बाहर निकला और धीमी आवाज में गरजा, मेरे तियानयून सेक्ट के विवाह के दिन अगर कोई विघ्न डाले तो बख्शा नहीं जाएगा, सीधे मार डालो। बिना वांग लिन के बोलने का इंतजार किए उसने वांग लिन को दोषी ठहरा दिया। उसके दोनों हाथों ने हैंग सीव्स बनाए और आसमान गूंज उठा। उसने चिल्लाकर कहा, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। उसकी हथेली से पीली धरती जैसी रोशनी निकली जो तुरंत ही विशाल रेत के तूफान में बदल गई। ये रेत का समूह बिजली की गति से वायलेट की ओर उड़ा, मानो वांग लिन तक पहुंचने से पहले ही उसे कुचल देना चाहता हो। लेकिन वांग लिन सफेद बादलों के बीच अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखें मशाल जैसी तेज थीं। उस वक्त सेकंड सीनियर ब्रदर की अर्थ स्ट्रेंथ का रेत का समूह पहले ही फेंका जा चुका था। वांग लिन की आंखें शांत थीं, उनमें जरा भी हलचल नहीं थी। उसने स्टोरेज बैग से रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाला और झटका दिया। तुरंत असंख्य रिस्ट्रिक्शंस प्रकट हुए और आपस में जुड़कर काले रिस्ट्रिक्शंस हरिकेन का रूप ले लिया। भीषण हवाएं चलने लगी और उनके बीच गूंजती हुई सिसकियां आकाश पृथ्वी को हिला रही थी। सेकंड सीनियर ब्रदर द्वारा फेंका गया रेत का तूफान इस हरिकेन में खिंचकर टूट गया और पीली चमक बनकर हरिकेन में समा गया। वांग लिन स्थिर कदमों से हरिकेन के ऊपर चला गया। उसने ठंडी नजर से सेकंड सीनियर ब्रदर को देखा और हल्की आवाज में कहा, 2 बार मुझे परेशान किया है लेकिन फिर भी नहीं मार रहा। ये वांग की दया है। उसने अपनी उंगली उठाई और उसके फिंगर टिप पर डीमन फायर प्रकट हुआ। सेकंड सीनियर ब्रदर का चेहरा बदल गया। वो गरजा, 7th चाइल्ड, आज टीचर का बर्थडे फीस्ट है। इतने सारे फेलो डाओइस्ट यहां मौजूद हैं, तुम इतनी मनमानी मत करो। लेकिन वांग लिन शांत था। उसने चारों ओर के कल्टीवेटर्स को देखा। वो सब बस तमाशा देख रहे थे। किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की। वांग लिन की ठंडी आवाज गूंजी, आज पर्पल डिपार्टमेंट में सिंहासन के लिए संघर्ष है। अगर कोई आउटसाइडर बीच में पड़ा तो भविष्य में तियानयून सेक्ट की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने आगे कदम बढ़ाया और अपनी उंगली सेकंड सीनियर ब्रदर की ओर तान दी। वो आदमी घबराकर पीछे हटने लगा। डीमन फायर को देख उसकी रूह कांप उठी। तभी जाओ सिंह शाह आगे बढ़ा। उसने सेकंड सीनियर ब्रदर के सामने आकर कहा, 7th चाइल्ड, बस करो। पर्पल डिपार्टमेंट का संघर्ष आज का नहीं है। लेकिन वांग लिन ने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने अपनी उंगली से डीमन फायर को और तेज कर दिया। आग भयंकर रूप से बढ़ी और आसपास के बादल बैंगनी चमक में नहा गए। आसपास खड़े कल्टीवेटर्स चौंक उठे। डेविल फ्लेम। तियानयून सेक्ट में डेविल फ्लेम का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, पर यह आदमी अजनबी लगता है। पर्पल डिपार्टमेंट में पहले कभी इसे नहीं देखा। जाओ शिंगशा ने इसे 7th चाइल्ड कहा है, लेकिन क्या पर्पल डिपार्टमेंट का 7th चाइल्ड तो सन यून नहीं था? चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो गई। वांग लिन का डीमन फायर सीधे सेकंड सीनियर ब्रदर की ओर लपका।
जाओ शिंगशा ने हाथ में हैंड सील बनाया और कहा, ग्रेटली कंफर्टेबल हेवन एंड अर्थ सीक्रेट आर्ट। उसकी हथेली से सफेद लाइट रिंग निकली और चारों तरफ फैल गई। डीमन फायर को ढक लिया। वांग लिन ने ठंडी आवाज में कहा, एक्सप्लोड्स। तुरंत डीमन फायर भयंकर धमाके के साथ फट पड़ा। डेविल की चारों ओर फैल गए। पर्पल स्पार्क आकाश में छा गए, रिंग ऑफ लाइट के ऊपर आ गए। 3 सांसों में ही सब कुछ खाक हो गया। जाओ शिंगशा और सेकंड सीनियर ब्रदर दोनों पीछे हट गए। बाकी कल्टीवेटर्स भी टेक्निक्स का प्रयोग करके बैंक्वेट से दूर चले गए। डीमन फायर ने हजारों जांग तक सफेद बादलों को राख कर दिया। वहां अब एक विशाल गड्ढा बन गया। वांग लिन अचानक इमोर्टल स्वॉर्ड निकालकर बिजली की तरह सेकंड सीनियर ब्रदर की ओर लपका। स्वॉर्ड लाइट 10 जांग तक फैल गए। उसके साथ ही सिकल भी निकली। सेकंड सीनियर ब्रदर ने चिल्लाकर कहा, फॉरबिडन टेक्निक, इमोर्टल डेविल बॉडी। उसका शरीर तुरंत काले धुएं में बदल गया, लेकिन इमोर्टल स्वॉर्ड और सिकल ने उस धुएं को काट दिया। वांग लिन ने इमोर्टल स्वॉर्ड हवा में फेंकी और वो स्वॉर्ड दाव ग्लो बनकर उसका पीछा करने लगी। सिकल भी धुएं को बिखेरने लगी। सेकंड सीनियर ब्रदर की चीखें हवा में गूंज उठी। तभी वांग लिन उसके पीछे प्रकट हुआ और बोला, भाग नहीं सकता। उसने कुंजी विप निकाला और काले धुएं को तोड़ दिया। उस आदमी का ओरिजिन सोल बाहर निकल आया। वांग लिन ने बिना देर किए सोल बैनर निकाली और ओरिजिन सोल को उसमें कैद कर लिया। फिर उसने जाओ सिंह शाह की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब बारी तेरी है। जाओ सिंह शाह मुस्कुराया और बोला, 7th चाइल्ड, तूने सेकंड चाइल्ड को मार डाला है। यह तेरा बड़ा गुनाह है। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स इसे पकड़कर ईचर को सौंपो। वांग लिन की आंखें ठंडी थी। उसने कहा, आज जो भी इस वांग को रोकने की कोशिश करेगा वही मेरा दुश्मन है। उसने कदम बढ़ाए और सीधा जाओ सिंह शाह की ओर लपका। पर्पल सेक्ट के डिसाइपल्स और लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स हिचकिचाने लगे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत न कर पाया। जाओ सिंह शाह ने गुस्से से 4th सीनियर सिस्टर को पुकारा, 4th चाइल्ड, लेकिन उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, 3 महीने पहले ही मैंने तेरा एहसान चुका दिया। मैंने तियान यून 7 सन्स के लिए तुझसे प्रतिज्ञा नहीं की। अब मुझे तुझे मदद करने का कोई कारण नहीं। जाओ सिंह शाह के दांत भींच गए। उसने वांग लिन की ओर गहरी नजर से देखते हुए कहा, 7th चाइल्ड, ये टेक्निक मैंने 7 सन्स का खिताब पाने के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब तूने मुझे मजबूर कर दिया। आज तुझे इसका स्वाद पहले ही चखना पड़ेगा। उसने हैंड सील्स बनाए और जटिल मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। वांग लिन ने वेनरेट सोल स्ट्रीमर निकाला। उसने हल्का सा झटका दिया और उसमें कैद सभी लॉर्ड सोल्स बाहर आकर जाओ सिंह शाह की ओर टूट पड़े। फिर वांग लिन ने बीस्ट ट्रैप सक्रिय किया और बैंग की आवाज के साथ गॉड स्लेइंग चैरियट प्रकट हो गया, जो किनारे पर गिरा। जाओ सिंह शाह ने अचानक सिर उठाया। उसके सिर के ऊपर एक विशाल मॉन्स्टर का फैंटम प्रकट हुआ। वो सौ जैंग लगभग 333 मीटर ऊंचा था। उसके 2 सींग चमक रहे थे। हालांकि आकृति धुंधली थी, लेकिन उसमें से निकल रही मॉन्स्टर ईविल की बेहद भयावह थी। उसके विशाल हाथ उड़ती तलवार जैसी धारदार उंगलियों से भरे हुए थे, जिससे उसकी असाधारण शक्ति साफ झलक रही थी। उस समय ये ईविल स्पिरिट फैंटम की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका सिर हल्का सा घूम रहा था, मानो कभी भी चेतना पा सकता हो। इस धुंधले शरीर के सबसे नीचे जाओ सिंह शाह खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। साफ दिख रहा था कि इस मिस्टिकल एबिलिटी का इस्तेमाल उसके लिए भी भारी पड़ रहा है। उसके माथे पर एक अजीब रून चमक रहा था। जैसे जैसे वो रून चमकता, पीछे का फैंटम और ठोस होता, लेकिन उसी के साथ जाओ सिंह शाह का शरीर और कमजोर दिखने लगता। यह दृश्य देखकर चारों ओर मौजूद कल्टीवेटर्स घबराकर तुरंत पीछे हट गए। 6 असेंडेंट कल्टीवेटर्स की आंखों में भी गहरी चमक दिखी। एंशिएंट डीमन, पानी जैसे सौम्य स्वभाव वाले वाटर क्लाउड स्कूल के ग्रेट एल्डर जिंजर हेवनली वेनरेट ने भौहें सिकोड़कर धीमी आवाज में कहा, हालांकि उसमें भी संदेह झलक रहा था। बगल में बैठे एक और एल्डर ने पूछा, जिंजर फेलो डाओइस्ट, क्या यह सचमुच वही एंशिएंट डीमन हो सकता है जो प्राचीन काल में कभी प्रकट हुआ था? जिंजर हेवनली वेनरेट थोड़ी देर झिझका, फिर बोला, बहुत हद तक वैसा ही दिख रहा है। इस बीच वांग लिन ने लॉर्ड सोल छोड़ दिए और जाओ सिंह शाह पर झपटा। जाओ सिंह शाह की आंखें चमक उठीं।
इसने धीरे धीरे दाया हाथ उठाया। उसी क्षण उसके पीछे का विशाल फैंटम भी हिला और अपना दाया हाथ उठाकर जाओ सिंह शाह की हरकत दोहराने लगा। फौरन ही एक जटिल ऑरा उभरी। वास्तव में ये ऑरा जाओ सिंह शाह के पीछे वाले फैंटम की उंगली से निकल रही थी। ये ऑरा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा थी और इमॉर्टल स्ट्रेंथ के बराबर लग रही थी। वांग लिन के डीमन फायर से निकली डेविल स्ट्रेंथ के सामने भी ये बिल्कुल कमजोर नहीं। डीमन स्ट्रेंथ, जिंजर हेवनली वेनरेट ने गहरी सांस लेकर कहा। वांग लिन ने ध्यान से देखा। जाओ सिंह शाह की उंगली के सामने अचानक लाल वोर्टेक्स प्रकट हुआ। वो तेजी से घूम रहा था। सोल बैनर से निकले लॉर्ड सोल्स अनियंत्रित होकर उसकी ओर खींचने लगे। जाओ सिंह शाह का चेहरा और भी पीला पड़ गया, लेकिन उसके पीछे का फैंटम हल्की सी नीली चमक से भर गया। उसकी आंखें कांपने लगी, मानो चेतना पाने ही वाली हो। वांग लिन की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने वेनरेट सोल स्ट्रीमर हिलाया और तुरंत लॉर्ड सोल्स को वापस खींच लिया। जैसे ही उसने सोल्स वापस लिए, अचानक फैंटम ने धरती आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसकी आंखें खुल गईं। वो नजर इतनी ठंडी और निर्मम थी कि हार्टलेस डाव वाले कल्टीवेटर्स की नजर से भी कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। ये वही नजर थी जैसी वांग लिन ने केवल एंशिएंट गॉड हेवनली डाव एमिसरी की आंखों में देखी थी। उस विशाल मॉन्स्टर फैंटम ने अपना हाथ उठाया और वांग लिन की ओर झपटा। जाओ सिंह शाह का शरीर भी मानो उसके नियंत्रण में था और उसने भी हाथ उठाया। वांग लिन तुरंत पीछे हट गया और गॉड स्लेइंग चैरियट पर कूदकर हैंड सील्स बनाए। भयानक गर्जना हुई। गॉड स्लेइंग चैरियट से 4 इमॉर्टल डेविल सोल बीस्ट बाहर निकले। वो मॉन्स्टर फैंटम की ओर दौड़ पड़े। मॉन्स्टर की नजर सोल बीस्ट्स पर टिक गई। उसने वांग लिन की बजाय सोल बीस्ट पर हमला किया और उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सोल बीस्ट दहाड़ते हुए बिजली की तरह मॉन्स्टर के शरीर से टकराए। जोरदार धमाका हुआ। उनमें से एक सोल बीस्ट सीधे मॉन्स्टर के शरीर में घुस गया। मॉन्स्टर फैंटम के चेहरे पर अजीब भाव आए। उसने उस सोल बीस्ट को पकड़ लिया और मुंह खोलकर निगलने की कोशिश की। तभी दूर से तियन यून सेक्ट की मुख्य पहाड़ी से एक गर्जना आई। इविल क्रीचर, रुक जा। उस आवाज के साथ ही मॉन्स्टर का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में संघर्ष झलकने लगा। फिर उसने सोल बीस्ट को छोड़ दिया। उसका पूरा शरीर सिमटकर नीली रोशनी में बदल गया और जाओ सिंह शाह के माथे पर वापस चला गया। जाओ सिंह शाह का माथे का चिन्ह चमकते हुए धीरे धीरे गायब हो गया। उसका शरीर कांप उठा और उसने खून उगल दिया। फिर भी उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। सोल बीस्ट्स भी गायब होकर वापस गॉड स्लेइंग चैरियट में लौट गए। तभी क्षितिज से लाल बादलों का समुद्र उमड़ता हुआ आया। वो बादल एक लाल वस्त्रधारी बूढ़े में बदल गया। उसका चेहरा लाल था। शराब की गंध चारों ओर फैली थी और उसकी पीठ पर एक विशाल बॉटल गॉर्ड लटक रहा था। वो आते ही डकार लेते हुए बोला, क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुम लोगों की लड़ाई की वजह से मुझे ऑन सियर उस बूढ़े ने लात मारकर यहां भेज दिया। मेरी शराब आधी बर्बाद हो गई। वांग लिन शांत रहा। उसने बी स्ट्रैप पकड़ा और 4th सीनियर सिस्टर के पास अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जाओ सिंह शाह ने उस बूढ़े को देखते ही झुककर कहा, डिसाइपल चीले मार्शल अंकल को प्रणाम करता है। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने उसे घूर कर कहा, तू मुझे जानता है? जाओ सिंह शाह ने आदरपूर्वक जवाब दिया, हाँ मार्शल अंकल, 1000 साल पहले जब मैं टियान यून सेक्ट में शामिल हुआ था, तब एक बार आपको देखा था।